अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। यूर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और मुझे कहते हैं सुहाब सल। अब्दुर्रऊफ साहब आज के दिन हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हरमीत यकीनन हमारे साथ इस्लामाबाद से हैं। तो हरमीत, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल ठीक। आपकी बात के भाई ख़ासकर हम बात करें ख़बरों पे तो अखबारें भरी पड़ी हैं, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो सैलाब की वजह से जिस तरह हालात हैं और जिस तरह एक तो खुशी की बात यह है कि कम से कम जो जो बारिशों का सिलसिला था वो थम चुका है और जिसकी वजह से तबाहकारी जो है मज़ीद ज़्यादा होने की वजह से, या उधर हमने देखा जिस तरह हालात थे और दिन पर दिन बारिश तेज़ हो रही थी तो उसकी वजह से भी हालात गंभीर थे। तो अब यह है कि बारिशें थम गई हैं, कहीं ना कहीं जो लोग हैं अपने आप को क्योंकि सबसे बड़ा मुश्किल मरहला ये था कि एक तो रोड्स नहीं थे, फिर फ्लड था, फिर उसी के साथ साथ महफूज मुकामात तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन यह है कि चलो बारिशें थम गई है तो हालात ये होंगे। लेकिन उसके साथ साथ कल एक बहुत आपने देखा होगा कि दोबारा ऑडियो लीक का जो मामला था वो भी मंजर आम पर आ गया। लेकिन कोशिश ये की गई कि रियासत को किसी न किसी तरीके से जो है जिस तरफ रियासत जा रही थी, जिस तरफ मईशत का बहरान चल रहा था और बहरान को बरकरार रखना था, पीटीआई की ये कोशिश थी। लेकिन अभी अगर हम देखें तो आज IMF का कर्जा भी मंजूर हो गया है। प्रोग्राम के आगाज़ में की रात को लेट नाइट एक अच्छी खबर भी आई है। IMF के इस प्रोग्राम के बारे में बहुत सारी चहमगोइयाँ की जा रही थी, बहुत सारी बातें की जा रही थी। अब फाइनली पाकिस्तान को तकरीबन 1 अरब 17 करोड़ डॉलर जो है वो जारी करने की पहली किस्त जो है उसका बाकायदा ऐलान IMF की जानिब से किया गया है। स्टाफ लेवल से ये मुआहदा जो है वो बेसिकली शुरू हुआ है। और इसके अलावा अगर कल की हैपनिंग्स को हम देखें जो कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा ऐड करते हैं, तो कल आपने देखा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने जो एक सैलाब ज़दगान के लिए लाइव एक इमदादी सेशन किया था, उसमें एक बड़ी खतीर रकम जो है वो उन्होंने इकट्ठी कर ली है। हम दुआ करते हैं और हम सब मिलकर इस चीज़ की कोशिश भी कर रहे हैं अपने एंड से। कल मैंने अपने घर में गई, मैंने पूरी वार्डरोब खोली और एज ए इंडिविजुअल भी, कलेक्टिवली एज ए सोसाइटी भी, आपके बस में जो भी है वो आप ज़रूर करें, काइंडली ज़रूर करें। कल मैंने हरमीत अपनी पूरी वार्डरोब सेट की, उसके कपड़े निकाले और बाकायदा एक नए टिप्स जो कि हमें शेयर नहीं करने चाहिए कि आपने इमदाद किस तरह से किसको कब कहाँ से देनी है, लेकिन ये कुछ टिप्स है जिसको शेयर करने से मेरे ख्याल से सैलाब ज़दगान जो बड़ी तादाद में मुतासिर है उन्हें यहाँ से निकालने के लिए वक्त कम लगे और शायद हमारी कोशिशें ज़्यादा हो तो हम जल्दी उनको इस मुश्किल से निकाल सकें। मैंने बाकायदा पैकेट्स बनाए और पैकेट्स बनाकर बार बार कल भी हमने इस बात की थी कि आर्मी के मुख्तलिफ कैंप्स मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है कौन सी तंजीम कहाँ क्या काम कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। बताने का मकसद भी ये है सुहा के जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे एंकर हैं, बहुत सारे हमारे फील्ड से रिलेटेड लोग हैं और बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनके पास कपड़ों की भरमार है या किसी के पास शूज़ 1-2-3 पेयर से ज़्यादा हैं या वो ख़रीद सकता है, या वो लोग जो बर्गर या पिज़्ज़ा या जंक फूड पर ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त जो सूरत हाल है, जिन हालात का सामना है लोगों को, अब मैं कल देख रहा था और मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ स्टूडेंट जो हैं मुख्तलिफ ट्रैफिक लाइट पे खड़े होकर उनके पास वो कलेक्शन कर रहे थे, लोगों से पैसे मांग रहे थे, सैलाब की इमदाद के लिए अपील कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है, एक जज्बा है और इस वक्त सबको कुछ ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे वो हमारी बहनें बेटियां हैं या हमारे भाई हैं या बुजुर्ग हैं, जितने भी लोग हैं वो मुतासिर हैं और इस बुरे हालात का उनको सामने और इस बुरे हालात में हमने उनका साथ देना है। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि भाई इंडिविजुअली हमें कुछ न कुछ जितना आपका बस चलता है, ये नहीं कि भाई आपने जाहिर बात है कि लाखों जितना आप पॉकेट मनी से आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं, आपके पास 2 सूट्स होंगे वो आप दे सकते हैं, आपके पास शूज़ हैं एक्स्ट्रा पड़े हैं वो आप दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ जिसमें अपना हिस्सा डालकर और उनकी सैलाब ज़दगान जो है उनकी हम मदद कर सकते हैं। और यकीन करें आज इस प्रोग्राम के आगाज़ में इस चीज़ का डिसीजन आप लोग कर लें, बल्कि अपने दिन के आगाज़ में और हमारे प्रोग्राम के आगाज़ में, कि आपने मिलकर मदद करनी है सैलाब ज़दगान की। जितनी बड़ी तादाद में इस सैलाब ने, इस आफत ने तबाही मचाई है, उसको अगर कम वक्त में हम रिपेयर करना चाहते हैं और हम ये चीज़ उम्मीद भी करते हैं कि PTI की जानिब से जो फंड्स इकट्ठे किए गए हैं वो सैलाब ज़दगान की रिहेबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे।
और यकीनन ये कम वक्त में हम उन्हें दोबारा तक अपनी ज़िंदगी तक लाने में कामयाब हो जाएंगे। 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी है इस वक्त उन्हें इमदाद की ज़रूरत है। प्लस बहुत सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं हरमीत जहां पर अभी भी इमदाद उस तरह से नहीं पहुंच पा रही। तो अपने एंड से जो आप कर रहे हैं, ये खास तौर पर इन कैंप्स का बार बार जिक्र करने का मकसद ये कि आपको तंजीमों की क्रेडिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। फौज ने मुख्तलिफ कैंप्स बनाए हैं, वहां जाएं, जो डोनेट करना चाहते हैं जरूर डोनेट करें और सैलाब ज़दगान की मदद जरूर करें। प्रोग्राम ने आज के और वैसे सुहा हम अप्रिशिएट करते हैं जी आप बोले थोड़ा सा ओवरसीज की बात कर ली जाए कि ओवरसीज जिस किस्म के हालात आते हैं तो उमूमन वो खड़े नजर आते हैं। और कल जिस तरह इमरान खान साहब टेलीथॉन के जरिए जिस तरह लोग से कंट्रीब्यूशन हम देख रहे थे कि लोग जिस तरह आए थे, और खासकर किसी ने 22 करोड़ तो किसी ने मुख्तलिफ अपने अपने हिसाब से उन्होंने पैसे दिए, डोनेशन दी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इन भाइयों के साथ, ये तो मुतासरीन है इनके साथ, उसी तरह जिस तरह हमने माजी में भी देखा है और आज भी हम देखते हैं, तो उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो आज भी बाहर रहकर भी वो पाकिस्तान का एहसास, पाकिस्तान का दुख पाकिस्तानी दे आर हेल्पिंग ऑल पाकिस्तानी और सैलाब ज़दगान अराउंड द ग्लोब। पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद है वो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद करने के लिए इस वक्त पेश हैं और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जिसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। ऑल्दो हरमीत, लेट्स टॉक अबाउट आज का रनडाउन। आज का रनडाउन जो है उसमें हम आपसे ऑब्वियसली जो चीज़ा बातें हमने शुरू में की हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। IMF केस की बात करेंगे जिसका बहुत इंतजार था, लेकिन PTI का IMF डील नाकाम बनाने की साजिश का जो भांडा है वो फूट गया है, क्योंकि जिस आप ऑडियो लीक की बात कर रहे थे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि PTI ने ये गिरी हुई हरकत जो की है इसका आर्किटेक्ट शौकत तरीन है। तो ये जो कल की सूरत हाल है इस पर हम तबसरा भी लेंगे और सीनियर हमारे तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, डिटेल में इस हवाले से बात करेंगे कि उनका तज्जिया इस हवाले से क्या है, कब से ये मैनिपुलेशन शुरू है। ऑल्दो इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो आज के रनडाउन में आपसे हम ये शेयर करेंगे कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई सैलाब की जो तबाहकारियां हैं, पंजाब की खासतौर पर हम बात कर रहे हैं, कल बहुत बारिश हुई है लाहौर में, हरमीत, और पंजाब में अब मियाँ वाली और राजनपुर वाली साइड पे कहा जा रहा है कि तबाहकारियां हो सकती हैं। लेकिन जो तबाहकारियां हमने KP के, बलोचिस्तान और सिंध में देखी, उसके बाद अब ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस है जो करके हम एक बड़ी तबाही से बच सकते हैं। तो ये वक्त है सीखने का और वक्त है अपने आप को बचाने का। खुदा न खास्ता पंजाब भी अगर उस तरह से मुतासिर होता है तो हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते। 60% पाकिस्तान पहले ही बहुत शदीद मुतासिर है। तो ये जो हमने तबाहकारियाँ रोकनी है इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा पाकिस्तान में नौजवान की तरक्याती सरगर्मियां जो है मुसलसल जारी है। बानी यूथ जनरल असेंबली हमारे साथ होंगे, तो पाकिस्तान में नौजवानों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंटरप्रेन्योर्स कितनी बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज़ दे हैव इन देयर माइंड, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा सोशल मीडिया स्टार्स जो कि हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा होते हैं, गुड मॉर्निंग पब्लिक के मेहमान होते हैं, आपसे मिलवाते हैं उन्हें कि सोशल मीडिया की पावर भी बहुत ज़्यादा है। ये ऑडियो लीक हरमीत, या अगर सैलाब ज़दगान की कैंपेन की बात की जाए या इमरान खान साहब की कैंपेन की बात की जाए, तो इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया पावर, जिसमें लोगों को रैपिडली पता लगा कि हमने कैंपेन में पार्टिसिपेट करना है। सो हम इसको सोशल मीडिया की पावर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके जी, अब चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ। लाइटर सेगमेंट हमारे प्रोग्राम में होता है, गुड मॉर्निंग पब्लिक का ये खास हिस्सा होता है जिसमें हम थोड़ा सा लाइटर मूड में आपसे बातचीत करते हैं और ऐसी ऐसी खबरें मेरी पूरी टीम आपके लिए ढूंढ के लेके आती है, दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। पहली खबर भी ऐसी है, टेक्नोलॉजी को टच हम ज़रूर करते हैं अपने इस सेगमेंट में। तो ये एक ऐसी खबर है कि इंसानों के तासुरात की नकल करने वाला दुनिया का सबसे जदीद रोबोट, आप ये भी कह सकते हैं, बल्कि मैं तो उनमें से यही कह रही हूँ, ये मिमिक्री करने वाला रोबोट है। मतलब नॉर्मली आपके रोबोट जो होते हैं, आप उसकी मशीन्स जो होती है, मोटर्स जो होती है, बहुत सारी आपके हाथ पे, बॉडी पे लगी होती हैं। ये ऑल्दो चल नहीं सकता रोबोट, लेकिन इसके सिर्फ फेस जो स्ट्रक्चर है उसमें 27 मोटर्स लगाई गई हैं जस्ट टू कॉपी द एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मतलब आपके और मेरे हर किस्म के एक्सप्रेशन कॉपी कर लेंगे जनाब ये। देखो ना, हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे मैदान में, साइंसी मैदान में जो तरक्की कर रही है, साइंस की दुनिया जिस तरह तरक्की पर गमजन है, ये बड़ी हैरानकुन चीज़ें जो हैं हमारे सामने आती हैं। और आप ये देखें कि इससे कबल कई रोबोट हमने जिस पर हमने डिस्कशन भी की है कि कुछ डिलीवरी बॉय बन के उनसे काम लिया जा रहा है, तो किसी और से कुछ जो है, आपको याद होगा कि एक सांप के ज़रिए जो है रेस्क्यू की जाती हैं चीज़ें। तो अब ये एक्सप्रेशन वाली चीज़, हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है कि भाई इंसानों की तरह एक्सप्रेशन देना, लेकिन साइंस की दुनिया उसको कर दिखा रही है, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखा रही है और तहकीक जो है उससे नित नई चीज़ें सामने आ रही हैं।
तो वैसे ये बड़े मजे का होगा कि आप सामने खड़े होगे और ये आपकी नकल उतारेगा तो उसके एक्सप्रेशन को और आपको पता है, देख के भी और आपके एक्सप्रेशन जो है उसको कॉपी करना। और हरमीत, आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स आर बेसिकली फुल ऑफ एक्सप्रेशंस, तो उनके एक्सप्रेशंस कॉपी करना मतलब कभी गुस्सा है, कभी एक्साइटमेंट है, कभी खुशी है, कभी आप बहुत रिग्रेट में चले गए हैं, तो ये सारे एक्सप्रेशंस कॉपी करने के लिए 27 मोटर्स जो है स्पेसिफिकली इनके फेस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल की गई हैं और मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी से कहा गया है, तो ये भी अच्छी टेक्नोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर ये खबर जो है बेसिकली हमारे लाइव शोज में भी आपको याद होगा हरमीत, एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि बच्चे लाइव शो में CNN में देखा, फिर हमने जियो पे देखा कि लाइव शो में इस तरह की हैपनिंग्स होती रहती हैं, लेकिन हमने हमेशा घर के बच्चों को देखा है। अब ये जो पेट है ये भी ऑन एयर आना शुरू हो गए हैं। सी, हम आपको बल्कि दिखा रहे हैं खबर देने से पहले, यू कैन सी द विजुअल्स अब जो अब इन बिटवीन चल रहे हैं। ये जनाब लाइव बैठे हुए थे, पीछे से बिल्ली आई, पालतू बिल्ली ठक करके जोरदार थप्पड़ मारा और उसने कहा ओह माय गॉड। अच्छा, वो भी जनाब कवर करने के लिए वैसे बड़ा मुश्किल होता है कि आपका ध्यान हम देखते रहते हैं ना, हम जब रिपोर्टिंग करते हैं या बाहर काम करते हैं या बाहर शो के लिए काम करते हैं, अचानक कोई आ भी जाए तो पूरा ध्यान जो है आपका बोलने का, आपकी जो फ्लो है वो टूट जाती है, तो इसको अचानक से थप्पड़ लगाना वो भी बिल्ली की जाने से तो बड़े हैरान कौन सी चीज है। अच्छा, लेकिन मजा वो एंजॉय कर रहे इस चीज को, स्माइल उसके फेस पे आप देखें तो। अच्छा, वो प्यार भी कर सकती थी, गोद में आ सकती थी, छेड़ाछाड़ी कर सकती थी। जनाब को पता नहीं किस बात का गुस्सा था जो उन्होंने लाइव ही उतारा है, उन्होंने कहा नहीं भाई लाइव ही करूंगा। अच्छा, आगे से और सही ठीक ठाक गुस्सा निकाला है वैसे। हाँ, अच्छा खासा। वो देखें ये, अच्छा सर को पकड़ के मारती है एक हाथ से सर को पकड़ती है और एक हाथ से मारती है। अच्छा, उसके अलावा जनाब का ये कहना है कि बेसिकली हुआ ये कि लाइव बैठा हुआ था किसी कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ये मेरा घर नहीं है और ये पालतू बिल्ली भी मेरी नहीं है। जिस घर में मैं बैठा हुआ और जिस घर में मैं आजकल रह रहा हूँ ये उनका पेट है और इसने मेरे पे हमला कर दिया। अब जनाब पता नहीं कवर कर रहे हैं। बिल्ली को गुस्सा इसलिए आया होगा कि पराया घर या हमारे घर में ये आया, पराया कौन है, इसलिए उसने गुस्सा निकाला है अपनी बिल्ली ने। अपनी पालतू होती तो कम से कम ऐसे तो ना मारती, प्यार ही करती आगे। ऑल्दो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी बड़ी अच्छी सी है और ये एक क्रेडिट है जो कि ऐसे लोगों को मिलना भी चाहिए। ये है हमारे पास, कनाडा में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है, जिसके बाद AR रहमान जो है अल्लाह रखा रहमान बेसिकली ये नाम है और इनका असल नाम दिलीप है, लेकिन अल्लाह के नाम पे इन्होंने ये नाम रखा है। और अब कनाडा में जब इस सड़क को मंसूब किया गया इनके नाम से तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़बरदस्त बात है और इससे यकीनन वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो अल्लाह की रहमत से मुस्तफ़ीद होंगे और ये बड़ा अच्छा नाम है। रहमान बेसिकली अल्लाह की एक सिफ़त है और ये बड़ा अच्छा जस्टिस शुरू से ये रहमान की जानिब से लिया गया है और हम इसे बड़ा पॉजिटिव लेते हैं। बहुत बड़ा नाम भी है। अगर आप देखें देखिए अगर AR रहमान को भी हम देखें ना, मौसीकी की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसने हिंदुस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन किया और हिंदुस्तान को एक ऐसी मौसीकी दी है कि जो बहुत हटके है और अब फैन फॉलोइंग की उसकी कमाल की है, भाई दुनिया भर में उनकी फैन फॉलोइंग है। तो कनाडा में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान या पाकिस्तान या जिधर हम देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसे जितने भी सुपरस्टार हैं या अदाकार हैं जो रिलेटेड है मुख्तलिफ, चाहे वो क्रिकेट से हो, स्पोर्ट्स से हो या इंडस्ट्री से हो, फिल्म इंडस्ट्री से हो, तो उनको ना कहीं ट्रिब्यूट दिया जाता है या नाम के जरिए। तो एक बहुत बड़ी बात है कि AR रहमान का नाम जो है कनाडा की स्ट्रीट पर पूरे स्ट्रीट को नाम दिया गया, तो मेरे ख्याल में वैसे भी उसके काम को वैसे भी बहुत सराहा जाता है। और अच्छा जेस्टर ये भी है कि उनका मतलब उन्होंने अपना ये नाम रखा है फॉर द सेक ऑफ फील्ड, AR रहमान, अल्लाह रखा रहमान बेसिकली ये सही इसका एब्रीविएशन है। और अगर इनके नाम की बात की जाए तो इनका असल नाम AR रहमान का असल नाम दिलीप है, लेकिन उन्होंने ये नाम रखा क्योंकि वो अल्लाह ताला की सिफ़त से चाहते थे कि उनको पुकारा जाए। लेकिन अल्लाह ताला की सिफ़त पे उनका नाम तो शामिल है AR रहमान, लेकिन अब जो सड़क है उसको मंसूब किया गया है तो वो इसको और ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, इंडिया के लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। ऑल्दो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो है वो डेली डोज में भी बहुत इंटरेस्टिंग सी है और बड़ी हॉरर सी है। मतलब मैंने ये खबर सुनी तो मैंने सोचा कि हाउ इट्स लुक्स लाइक, लेकिन ये सोने और चांदी से बनी ऐसी कार, हरमीत ऐसी कार जो लाशें उठाती है, मतलब उसको लाशें उठाने के लिए सोने और चांदी से बनाया गया और उसको देखकर इतनी हॉरर फील आती है, बल्कि आपको दिखा भी रहे हैं। इसकी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त सी उन्होंने बनाई हुई है और इस कार की कीमत कम से कम 8000 पाउंड रखी गई है और पीछे कैंडल्स जलाने के लिए कुछ इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। और इसके अलावा ये आम गाड़ियों से बिल्कुल एक मुख्तलिफ गाड़ी है
और ख़ास तौर पर इसको ये शक्ल इसलिए दी गई है क्योंकि इसमें से लाशें उठाई जाती हैं, मतलब इसमें लाशें डाल के मतलब आप मूव कर सकते एग्जैक्टली हैं। सोहा वैसे ये बुद्धिस्ट की अक्सर जो रिच बुद्धिस्ट होते हैं उनके जनाजे जब भी होते हैं तो इस किस्म की कार्स वगैरह जो है वो उन्हीं में उनको लेके जाया जाता है। और बहुत सारी ऐसी बड़ा चीज़ें जो एहतमाम है करते हैं वो खासकर चाइनीज़ बुद्धिस्ट के साथ साथ जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें, शहद की बोतलें, बियर्स की बोतल्स वगैरह वगैरह चीज़ें जो हैं खाने पीने की, साथ साथ में एक दुम्बा जो है वो फ्राई करके रखा भी जाता है कि ये हल्का फुल्का जो है कब्रिस्तान में जाके वो चस्का भी इसका ले सकेगा। इस तरह चीज़ें मैंने खुद देखी और मैं इनके साथ गया भी हूँ, इनकी कब्रिस्तान तक गया हूँ। तो ये एक वहाँ का रिवाज है। वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले जो शख्स की अगर डेथ हो जाती है तो सोने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके साथ उसकी पीठी में रखी जाती है। और आपको पता है हरमीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खासतौर पर बुद्ध मज़हब में इस चीज़ का खास तौर पर एहतमाम किया जाता है। अगर हम इस गाड़ी को स्पेसिफिकली देखें तो भाई कैंडल्स भी लगाई हुई हैं और सोने चांदी की प्लेटिंग की हुई है और बड़ा एहतमाम के साथ सफ़र किया जाता है। उनको लगता है कि आखिरी आरामगाह तक पहुँचने के लिए ज़िंदगी में जितनी सहूलियात, जितना पैसा इन्होंने कमाया है उससे मुस्तफ़ीद होकर ही इनको अपनी आखिरी आरामगाह तक पहुँचना चाहिए। तो जापान से बेसिकली ये गाड़ी दरामद करके बरतानिया लाई गई है और जिसको ये इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चले जी आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है हमारे पास वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सी है। सांप का तो खैर मैंने सुना था कि आप 100 साल से ऊपर हो जाए तो आप आप चेंज होना शुरू हो जाते हैं और कहा जाता है कि इंसान सांप बन जाता है, लेकिन खैर कितना सच है हमें नहीं पता। लेकिन एक लाइव एग्जांपल है हमारे पास। 108 साल ये बुजुर्ग शहरी हैं जिनके मुंह में दोबारा से दांत आना शुरू हो गए हैं। हरमीत, इंटरेस्टिंग। सो स्वीट। दोबारा जवान हो रहे हैं भाई, दोबारा जवान हो रहे हैं, मतलब ये हमने कम सुना है। मतलब दोबारा से कहा जाता है कि जो बुजुर्ग है खासतौर पे वो बच्चे होते हैं ना, जब आप बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हो मतलब आप बच्चे हो जाते हो। एग्जैक्टली हाँ, तो वो बच्चों के हाँ, तो अब ये 108 साल एक बड़ी उम्र होती है। आप मतलब यू नॉट एज मच एज कॉन्शियस कि आप ना यंग है ना बच्चे हैं, तो अब इनके मुंह में सदी दोबारा आपने से गुजार दी, पूरी सदी देख ली। सदी देख ली। तो ये 8 साला देवी सिंह इनका नाम है और इनके मुंह में दोबारा से दांत आना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर्स तो इस बात पे काफ़ी हैरान भी हैं एंड बट दे नो इट बिकॉज वो स्टडीज़ करते हैं, तो उनको इस बात का अंदाज़ा होता है कि ख़ास स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपकी ह्यूमन ग्रोथ, अगर आपकी एज ज़्यादा हो जाए तो वो दोबारा से शुरू से फिर शुरू हो जाती है। बाल भी आपने सुना होगा हरमीत, काले होना शुरू हो जाते हैं, सुने कभी? और देवी सिंह मटन भी खाते हैं, इस उम्र में भी खा लेते हैं। हालांकि बड़ा मसला होता है, आपको पता है कि दांत नहीं होते, लेकिन उसके दांत दोबारा आ रहे हैं और दोबारा वो बड़े शौकीन है मटन खाने के। तो मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने हैरान हुआ कि भाई इस उम्र में फिर मटन खाना चबाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन देवी सिंह के अज़ाइम बड़े वो है, वो दोबारा उसी तरह नौजवानों की तरह काम करने की वो भी रखते हैं सलाहियत और की ख्वाहिश है कि वो दोबारा जिस तरह वो काम करते थे माजी में, वो जिसका जिक्र भी उन्होंने किया कि कुछ पैसे मिला करते थे जब वो काम किया करते थे। आज तो वक्त बदला है, हालात बदले हैं, तो सारी चीज़ें महंगी भी हो गई हैं। पैसे पहले नहीं थे, बहुत ही कम हुआ करते थे, अब पैसों की भरमार है। तो देवी सिंह जो है, वैसे इनकी उम्र 108 है लेकिन फिर भी दोबारा जवान है भाई, लग रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई 108 और ये अहम बात ये भी ऐड करने वाली है, इसके बाद अगली खबर पर स्विच करेंगे कि ये जो है बेसिकली काम भी खुद करते हैं, मजदूरी भी करते हैं महाना, और फिर उससे जो कमाते हैं और फिर वो खुद अपना खाते हैं। तो इस उम्र में भी ही इज़ वेरी एक्टिव। तो भाई आप इस उम्र में, जितनी आपकी उम्र और मेरी और आपकी और हरमीत की है, हमें तो और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो भाई उठे, सुबह के दिन का आगाज़ करें अच्छे से और 7 दिन अच्छे मज़ेदार से काम करें और अपने आप को बताएं कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना है और बहुत सारे काम करने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो थोड़ी सी दिल को अफसरदा कर देने वाली है और आपने खबर कल सोशल मीडिया पे भी देखी होगी। पाकिस्तान के हॉकी लेजेंड ओलंपियन मंजूर हुसैन जूनियर जो है वो इंतकाल कर गए हैं। उनके साहबजादे हैं फैसल मंजूर, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है। दिल के आर्जे में ये पहले से ही मुब्तला थे और दिल का दौरा पड़ने से ये जान की बाजी हारे हैं और लाहौर के मकामी अस्पताल में जो है वो ये वहाँ पर थे और अब ये कहा जा रहा है कि अब वो जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। एक बड़ा नाम है हॉकी का, हमारी नेशनल गेम है और बड़ा नाम कमाया है हरमीत इन्होंने इस फील्ड में। बिल्कुल, बहुत वैसे हॉकी को इस उरूज तक ले जाना, पाकिस्तान की टीम जब उरूज पर थी और उनमें मंजूर जूनियर साहब जो थे उनका भी बहुत बड़ा रोल था और बहुत बड़ा नाम था। और वाकई में कि मेरे ख्याल में इनके साथ मेरी मुलाकात भी हुई है। तो अगर आप देखें ना कि एक बहुत बड़ा नाम और जिसने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया हो, तो वाकई जब वो ऐसे जब चले जाएं दुनिया से तो तकलीफ़ भी होती है, अफसोस भी होता है। और आज वाकई इस लेजेंड को हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, क्योंकि ऐसे लेजेंड सदियों में कहीं पैदा होते हैं।
और यकीनन हम नहीं भूल सकते इनके इस क्रेडिट को ऐड करना। 1982 का जो हॉकी वर्ल्ड कप था वो उनकी पहचान बना और ये उसके हीरो करार पाए, और पाकिस्तान का नाम इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया। तो यकीनन अल्लाह पाक आपको गरीब की रहमत करे और आपके लिए आगे का सफ़र आसान करे। हमने एक छोटी सी ब्रेक, वी आर डन विद आवर डेली डोज, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास कल क्या क्या हैपनिंग थी, लेट नाइट एक अच्छी खबर ये आई कि IMF की तरफ से इस पर बहुत सारी चहमगोइयाँ की जा रही थी, बहुत सारी बातें की जा रही थी, और मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं मुख्तलिफ अपना इस हवाले से तबसरा दे रही थी। लेकिन पाकिस्तान को तकरीबन 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की बाकायदा मंजूरी IMF की तरफ से मिल गई है। लेकिन उस दौरान जो एक ऑडियो लीक हुई जिस पर अब PTI पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि बेसिकली PTI ने ये गिरी हुई हरकत जो की है, इसका आर्किटेक्ट कहा जा रहा है कि वो शौकत तरीन साहब है। उसकी ऑडियो जो है उस पर क्या मजीद आपको लगता है कि कितनी देर से ये मैनिपुलेशन की जा रही थी, इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार है। सर आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड। सर कहिएगा कि तमाम तर सिचुएशन पर आप क्या देखते हैं कि फाइनली हम इसको एक अच्छी खबर कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर ये किस्त कुछ हद तक माशी सूरत हाल को बेहतर करने में मुआवन साबित हो सकती है। लेकिन PTI ने ये जो रिलीज़ की है, आपको क्या लगता है? पहले तो ये बताएगा कि आपको डॉक्टेड लगती है, और अगर डॉक्टेड नहीं है तो फिर ये क्या है? देखिए, जहां तक IMF की खबर की बात है, उसकी अहमियत ये है कि अगर ये प्रोग्राम ना आता तो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने का खतरा जो था वो बहुत ही ज़्यादा था। और डिफ़ॉल्ट क्या होता है, उसकी मिसाल है श्रीलंका। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर चुका है। वहाँ जो कुछ हो रहा है, उसके जो हालात हैं, वहाँ के लोगों के जो हालात हैं, हुकूमत के जो हालात हैं, वो सामने है। और श्रीलंका एक बहुत छोटा मुल्क है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट के मुज़मरात श्रीलंका से कहीं ज़्यादा होते। यस सर। तो इस IMF की जो ट्रांश है उसके मंजूर होने का और पाकिस्तान के IMF के प्रोग्राम बहाल होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका है। तो ये तो है अच्छी खबर, कोई बहुत जश्न मनाने की बात नहीं है, लेकिन एक साय ऑफ रिलीफ है। यानी साय ऑफ रिलीफ, आप सुकून ले सकते हैं कि अभी आपको मौका मिल गया कि दोबारा से अपनी मईशत को बहाल करें और स्टेप्स में। अब दूसरी बात की, इसमें इमरान खान साहब ने, PTI ने जो कुछ किया वो इंतहाई अफसोसनाक है। देखिए, आपने अभी कहा कि तरीन साहब जो वो थे वो आर्किटेक्ट थे। देखिए, तरीन साहब आर्किटेक्ट नहीं हो सकते, वो मैनेजर थे। इतना बड़ा फैसला तरीन साहब की जो पे स्केल है उससे बहुत ज़्यादा है। इतना बड़ा फैसला इमरान खान साहब के अलावा कोई ले ही नहीं सकता। तरीन साहब उस पर अमल दरामद कर रहे थे, इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद ही ऐसा हो सकता। और ये इंतहाई अफसोसनाक है कि सियासी बुनियाद पर पाकिस्तान की मईशत को, और यूं कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान को, इस तरह से दांव पे लगाने की एक सोची समझी स्कीम बनाई गई। और उस स्कीम में ऐसे लोग शामिल थे जिनकी कम से कम मैं तो बहुत अरसे से बड़ी इज्जत करता रहा हूँ। शौकत तरीन साहब की मेरे दिल में बहुत इज्जत रही है, मैं उनको काबिल आदमी समझता रहा हूँ, एक बुजुर्ग समझता रहा हूँ, ये समझता रहा हूँ कि सियासत से बालातर हैं। और वो खुद कहते थे कि अब इस उम्र में मैं इस मुल्क को कुछ देना चाहता हूँ, अब मुझे क्या लेना है, उनकी तरफ से। और तैमूर झगड़ा के भी उनके मुखालिफिन अभी तक इज्जत करते रहे हैं कि वो एक काबिल नौजवान है, और जो KP की कैबिनेट है उसमें जो अच्छे और बेहतर लोग हैं उनमें शामिल हैं। तो इन दोनों ने अपनी रेपुटेशन को जिस तरह गारत किया इस खेल में शामिल होकर, और सिर्फ हमें मोहसिन लगारी वो बचते हुए नज़र आते हैं इस तमाम सूरत हाल में। उनको आपको नज़र आता है कि अपने आप को वो रिडीम कर रहे हैं, कि वो सवाल उठा रहे हैं इस पर कि अच्छा तो इसका मुल्क पे, इसका स्टेट पे क्या असर होगा। देखिए, एक चीज़ रियासत होती है जो परमानेंट होती है, जो हुकूमत से बालातर होती है। हुकूमतें आती हैं और जाती हैं, लेकिन रियासत रहती है। और रियासत के जो मफादात हैं वो मुकद्दम होते हैं हुकूमतों पर भी और सियासी पार्टियों पर भी, क्योंकि रियासत को नुकसान पहुंचे तो फिर 22 करोड़ लोगों को नुकसान पहुंचता है। IMF का प्रोग्राम जो था वो PTI दौर में भी था, उसको मंजूर PTI ने किया था। ये सब शराइत जो हैं वो PTI ने मंजूर की थी, और कोई चाराकार नहीं था। उस वक्त की ज़रूरत थी, जो PTI ने किया वो ठीक किया। PTI ने जिस तरह सबुटैज किया वो गलत किया।
और इस हुकूमत में भी है, क्योंकि IMF का जो माहदा था वो रियासत के साथ था और वो रियासत की ज़रूरत थी। तो मोहसिन लगारी ये पूछते नज़र आते हैं तरीन साहब से कि इसका रियासत पे क्या असर पड़ेगा, तो वो तरीन साहब ये कहते हैं कि जान दो जी, रियासत का क्या है, इमरान खान असल चीज़ है। इमरान खान को अगर नुकसान पहुंच रहा है तो फिर हम रियासत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये जो इक्विवेलेंस, जो बराबरी क्रिएट करते हैं, मेरे ख्याल में इसका बहुत नुकसान होगा PTI को। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान तो इस नुकसान से महफूज रहा है। जी हरमीत सर, अल्लाह महफूज रखे हमारे मुल्क को, हमारे इस वतन को। अगर हम देखें कि इस सियासतदान जो है इस किस्म की गिरी हुई हरकत पे भी आ गए हैं कि आप ये समझे कि वो बात जिस तरह आपने फरमाया कि जहांगीर, ये जिस तरह तरीन साहब है उसने बात इसी तरह की कि स्टेट का क्या करना है, हमें इमरान खान साहब ही चाहिए। अगर रियासत नहीं रहेगी, रियासत का सिस्टम तबाह हो जाएगा, तो फिर ऐसी हुकूमत अगर मिले भी, पहली तो मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो उसका फायदा क्या होगा सर? इतनी गिरी हुई हरकत तक PTI जा सकती है। ये आपको नहीं लगता कि मुल्क को जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो हालात चल रहे हैं, एक तरफ सैलाब की तबाहकारी है, दूसरी तरफ मईशत का इतना बड़ा बहरान है। कल आर्टिकल 6 का ट्विटर पे आपने देखा होगा ट्रेंड भी चल रहा था। तो इस जैसे लोगों पर अगर इस किस्म की चीजें की जाती है रियासत के हवाले से, तो आप नहीं समझते कि सख्त से सख्त इक़दाम करने चाहिए? बिल्कुल। देखिए हरमीत साहब, पहली बात जो हम सबको समझ लेना चाहिए कि इदारे अफराद से बड़े होते हैं और रियासत हुकूमत से बड़ी होती है। हम लोग सब इंसान जो हैं वो डिस्पेंसेबल हैं। दुनिया के कब्रिस्तान उन लोगों से भरे पड़े हैं जो समझते थे कि हम नहीं होंगे तो शायद ये दुनिया डूब जाएगी या मुल्क डूब जाएगा। बार बार हम ये नारे सुनते रहे, वक्त की मजबूरी है, अयूब बहुत ज़रूरी है, भुट्टो बहुत ज़रूरी है, ज़िया बहुत ज़रूरी है, फलां बहुत ज़रूरी है। कुछ भी नहीं है, मुल्क ज़रूरी है। मुल्क के लिए सब हैं, मुल्क किसी के लिए नहीं है। देखिए आप सब जो बैठे हैं, ये पब्लिक टीवी आपसे ज़्यादा बड़ा है। कोई MNA, कोई MPA जो बैठा है या कोई लीडर है, पार्लियामेंट उससे ज़्यादा बड़ी है। जिस महकमे में कोई काम कर रहा है वो महकमा उससे बड़ा है। फौज जर्नल से ज़्यादा बड़ी है और मुमलिकत सबसे ज़्यादा बड़ी है। हम मुमलिकत की खातिर जान देते हैं। जब फौजी कोई जान देता है, जिंदगी देता है, वो हुकूमत की खातिर नहीं देता। कैसी भी निकम्मी से निकम्मी हुकूमत हो, कोई फौजी बंदूक नहीं रख देता, कितनी नफरत उसको हुकूमत से क्यों ना हो, क्योंकि उसे पता है कि मैंने इस मुमलिकत की खातिर लड़ना है। इसी तरीके से हमें हुकूमत से कितनी नाराजगी, कितनी दुश्मनी हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि हमें मुमलिकत से कोई दुश्मनी होगी या हम मुमलिकत के मफाद के खिलाफ काम करेंगे। इस वक्त इन लोगों ने वो रेड लाइन क्रॉस की है, मुमलिकत की रेड लाइन क्रॉस की है। तो ये बहुत बड़ी रेड लाइन है। मुझे मालूम नहीं इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, लेकिन इसके सियासी इम्प्लीकेशंस तो बहुत बड़े होने लगे हैं। क्योंकि कम से कम वो लोग जो इस बात को समझते हैं, उस गुफ्तगू को समझते हैं जो हम काम कर रहे हैं, वो इन PTI के बहुत से लोगों पर अब बहुत अरसे तक एतबार नहीं करेंगे। सर, कानूनी इम्प्लीकेशंस की आपने बात की, सर आपने क्या दबाव बढ़ाना चाहती है PTI? जी 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 जी, हाँ जी हरमीत बोलें। जी जी सोहा जी सर, आपसे जानना चाहूंगा कि इस किस्म के इक़दाम करके, ये हमने रिजीम चेंज की बात की या दीगर ऐसे रियासती इदारों के हवाले से, फिर आपने ट्विटर पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा कि कहीं ना कहीं PTI के लोग ही मुलविस नजर आए, अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए, बाहर के अकाउंट्स भी उसमें मुलविस नजर आए। लेकिन शुरुआत हमने की, मौका दुश्मन को दिया। अब ऐसे में ये जो हालात हैं, क्या PTI चाहती क्या है? क्या वो गिरफ्तारियों का कोई खौफ है या कोई बहुत दबाव बढ़ाना चाहती है ताकि गिरफ्तारियों से बचा जाए, या उनको ये है कि इन पर मजीद मुकदमात बनेंगे तो सब पहले कि रियासत या रियासत जिन के हाथों में है तो उन पर दबाव बढ़ा दिया जाए और उनसे ये मुकदमात जो आने वाले दिनों में इन पर मुकदमात बनेंगे उनसे बचा जा सके? आपको क्या लगता है सर? देखिए हरमीत साहब, दबाव डालने के तरीके मौजूद हैं। सियासी दबाव डालना उनका हक है। वो मुजाहरे कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुल्की प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुरअमन मुजाहरे करना उनका हक है, कोई नहीं छीन सकता और कोई छीन भी नहीं रहा। उससे दबाव पड़ता है, अपने बयानात दें, वो अपनी सियासत करें, उसमें कोई शक नहीं। देखिए यही जो माहिदा है, इस पर खुद जो सिंध की गवर्नमेंट है उसने भी तो साइन किया था ना। क्या सिंध की गवर्नमेंट ने कभी कोई ऐसी बात की? सिंध की गवर्नमेंट में किसको नहीं पकड़ा गया? जरदारी साहब भी अंदर रहे, उनके लीडर्स भी अंदर रहे, वहाँ उनकी जो सूबाई असम्बली है उसके स्पीकर भी अंदर रहे, कितने लोग अंदर रहे, लेकिन इस लेवल पर तो वो नहीं गए। दबाव डालने का ये कोई तरीका नहीं है, ये दबाव से आगे की बात है।
ये अनारकी फैलाने की बात है कि कोई वो एक पार्टी ये समझ रही है कि अगर मुल्क में अनारकी फैलेगी तो उससे हमारा रास्ता निकलेगा। अनारकी के जरिए से रास्ता निकालना, मुल्क में गड़बड़ फैलाकर एक तूफान बदतमीजी, एक तवाइफुल मलूकी फैलाकर रास्ता निकालना, ये इंतहाई नामुनासिब बात है। इमरान खान साहब में एहतराम के साथ मेरी राय में शुरू से उनमें एक अनारकियत उनकी शख्सियत में रही है। अगर आप 2014 का धरना देखें, उस वक्त उनके बयानात देखें, उस वक्त उनके काम देखें, ये कहना कि पुलिस वालों को हम तालिबान को पकड़ा देंगे, फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने मार कुटाइयां की पुलिस वालों की, जिस तरीके से टीवी पे कब्जा किया, पार्लियामेंट वो हमेशा इस तरह के काम करते रहे हैं। ठीक है ज़ैम, बहुत आपका शुक्रिया, आपने अपना तज्जिया दिया इस हवाले से। लेकिन अब आपका बिल्कुल कहना ठीक है कि वो रेड लाइन जो है पीटीआई की जानिब से क्रॉस कर ली गई है। रियासत सबसे बड़ी है, हर चीज़ हर फर्द से बेहतर और बालातर है। रियासत है तो हम हैं। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वी आर सेकंड आवर ऑफ द शो। बेसिकली जब हमने पूरा घंटा मुसलसल डिस्कस किया है, लेकिन अगर हम सैलाब ज़दगान की बात करें, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ साथ हम अगर सैलाब की इंडिकेशन की बात करें तो प्रोग्राम के आगाज़ में, प्रोग्राम के मिड में, प्रोग्राम के क्लोजिंग में, हर जगह जहाँ हमें मौका मिलता है हम सैलाब ज़दगान की मदद के लिए ज़रूर बातचीत करते हैं। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट प्रिकॉशंस, क्योंकि अब ऐसा है कि अगर हमने केपीके को देखा, बलूचिस्तान को देखा, सिंध को देखा, सैलाब की तबाहकारियाँ हमने देखी, लेकिन अभी तक पंजाब को महफूज समझा भी जा रहा है। लेकिन अब इंडिकेशंस कुछ इस हवाले से हैं कि राजनपुर और मियाँ वाली साइड पे इस तरह का सैलाबी रेला आ सकता है जो कि मुतासर कर सकता है। लेकिन जो तबाहकारियाँ हमने सैलाब की देखी हैं, उसके बाद अब ऐसे कौन से इक़दामात करने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस करने की ज़रूरत है कि बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। इस पर डिटेल में बात करने के लिए डॉक्टर अहमद गुल हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं आबी अमूर के। इसके अलावा ये यूएमटी से इनका ताल्लुक है, वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर भी हैं, तो इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू सर? थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम गुड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर ये बताइएगा कि हमने काफ़ी डैमेज देख लिया है, डैमेज इज डन, हम उसको रिकवर करने के लिए और पूरे पाकिस्तान से जहाँ पर जिसकी जितनी कोशिश सैलाब ज़दगान की मदद की जा रही है, लेकिन हम प्रोग्राम के जब ब्रेक थी तो हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ ये जो हम देख रहे हैं फ्लड, मतलब मुख्तलिफ इलाकों में। सिंध की बात करें तो वहाँ पर और नौयत का इस वक्त सैलाब है, केपीके की बात करें वहाँ और नौयत का है, बलूचिस्तान की नौयत भी मुख्तलिफ है। अब पंजाब को महफूज समझा जा रहा था, लेकिन अब यहाँ भी इंडिकेशन आ गई है। ये जो काइंड्स हैं ये किस तरह से चेंज होती हैं प्रोविंस बाय प्रोविंस, इस हवाले से बताइए। सबसे पहले अगर हम ऊपर से देखें तो हमने बहुत सारे अपने नॉर्दर्न एरियाज में देखा है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुए, यानी ग्लेशियर लेक जो है वो फट गई हैं और उनकी वजह से जो सैलाबी रेला है वो वैलीज में आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और कई इलाकों में ऐसे हुआ है कि साथ सैलाब के पानी के साथ पत्थर और मड जो है वो भी इंट्रेन हो जाती है, वो और भी डेंजरस हो जाती है। उसकी वजह से कई हमारी ब्रिजेस टूट गई हैं। उसके बाद वो पानी नीचे की तरफ आया है। तो अब जब हम देख रहे हैं नौशहरा वैली के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है नौशहरा के अंदर, और उसके बाद नाउ ऑल ऑफ दैट वाटर इज़ गशिंग डाउन इन द इंडस रिवर। ठीक है, वो यानी तिरबेला से और नौशहरा से जो पानी आ रहा है वो अब इंडस रिवर से नीचे ट्रैवल करेगा। बिल्कुल ऐसे क्या? इसके अलावा इस नौशहरा के रेले से पहले हमने देखा है कि हमारे जितने भी हिल टॉरेंट के इलाके हैं, हिल टॉरेंट के इलाके हमारे डीजी खान में भी हैं, राजनपुर में भी हैं, सिंध के अंदर भी हैं, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, लसबेला में भी हैं, नसीराबाद में भी हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे पहले ही गुर्बत बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे स्कैटर्ड कम्युनिटीज़ हैं विच आर वेरी वनरेबल, और वहाँ पे सैलाब की सबसे ज़्यादा तबाहकारी हुई है। सही। और वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा इंटेंस बारिश हुई है उसके बाद जो पानी है इट इज़ नाउ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द सिंध के प्लेन एरियाज़। ओके। और वहाँ पे इस वक्त करंटली मिलियंस में लोग हैं हु आर बीइंग अफेक्टेड, और उन बेचारे दो तरफ से अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो हिल टॉरेंट की तरफ से पानी आ रहा है और ऊपर से जो इंटेंस रेनफॉल कुछ 3-4 दिन पहले हुई है उसकी वजह से वो जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो एक तरह से दुगनी हो गई हैं। अच्छा, कल की अगर बात की जाए तो डॉक्टर साहब ये कहिएगा, कल पंजाब में हमने खासतौर पर लाहौर में बहुत तेज़ नौयत की बारिश देखी है। जी जी। इसके बाद लाहौर को भी हमने काफ़ी हद तक इफेक्टिव देखा है। जी जी। अब आप बात ही कर रहे हैं कि मुख्तलिफ अगर हम केपीके, बलूचिस्तान या सिंध की बात करें, जिस नौयत का सैलाब वहाँ था, वहाँ से अब हम देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं प्लेन एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं। जी जी। अब हम क्या इक़दाम कर सकते हैं अगर हमने पंजाब को और पंजाब के कुछ मखसूस इलाके जिन्हें कहा जा रहा है कि सैलाब की जद में आ सकते हैं, अगर हमने उन्हें महफूज बनाना है
तो। अच्छा, पंजाब के अंदर जो राजनपुर और डीजी खान है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हिल टॉरेंट्स की वजह से पहले ही बहुत तबाही हो चुकी है, तबाही हो चुकी है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब इंडस की तरफ से जो सैलाब आ रहा है वो तकरीबन 6 लाख क्यूसेक के करीब पानी जो है वो तौंसा के ऊपर ऑलरेडी अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा हो गया इनफैक्ट। अब वहाँ पे वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि हमारी एम्बैंकमेंट्स हैं जो हमारे राइट बैंक को प्रोटेक्ट कर रही हैं। वहाँ पे ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे अगर बंद टूट जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स कहते हैं, जो कि प्रोविंशियल लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, ये प्रोविंशियल लेवल की जो डिपार्टमेंट्स हैं दे आर ऑन द फ्रंट लाइन राइट नाउ, बोथ इन पंजाब एंड इन सिंध। सो दे राइट नाउ उनकी तो एक तरह से 24 घंटे की ड्यूटी लगी हुई है, वो रातों को भी एम्बैंकमेंट के ऊपर सो रहे हैं, सही, ठीक है। तो दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। उनको हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से उस इलाके की कम्युनिटीज़ को हम इंगेज कर सकते हैं कि वो उनकी मदद करें, उनके साथ वो इंश्योर करें कि कहीं से एम्बैंकमेंट कहीं से बंद टूट ना जाए, ठीक है। मतलब उसको ऑलरेडी प्रिकॉट करेंगे तो शायद हम उस बड़े नुकसान से बिल्कुल बच वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट राइट नाउ, क्योंकि हमारी एम्बैंकमेंट तो मिट्टी की बनी हुई है ना, बिल्कुल तो अगर सैलाब का रेला उसके साथ टच होता है तो इट कैन बिकम वीकेंड, और वो अगर किसी जगह से टूट जाए तो जिस तरह 2010 में तोरी बंद टूटा था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सो वी हैव टू बी विजिलेंट, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द रिवर फ्लड। यानी पहले ही हमारे पास बारिश का पानी भी खड़ा हुआ है, हेल टॉरेंट भी आ चुका है, अगर दरिया से बंद टूट जाए तो वी हैव टू बी डबल से ट्रिपल हो जाएगा। हो अच्छा, नुकसान यकीनन बहुत ज़्यादा हुआ है। हमने देखा है कि हम उस नुकसान को कवर अप करने की एक नाकाम कोशिश कह सकते हैं, लेकिन कोशिश सब कर रहे हैं, एक आम शहरी भी कर रहे हैं और इदारे भी कर रहे हैं, हमारी फौज भी कर रही है, हुकूमत भी कर रही है। इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हर कोई आगे है, फ्रंट लाइन पर है। लेकिन ये जो डैमेज हुआ है कितना अरसा मजीद लग सकता है? रिहैबिलिटेशन की अगर हम बात करें तो शायद हम वो एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते, लेकिन किन तरीक़ाकार से हम जल्दी इसको कवर अप कर सकते हैं? बिकॉज अगर हम 3 करोड़ आबादी की बात करें या उन इलाकों की बात करें जहाँ पर अब तक हमारी एक्सेस मौजूद नहीं है, जहाँ अब तक हमारी रसाई नहीं है, उन इलाकों तक हम पहुँच नहीं पा रहे, उनको दोबारा से बनाना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी इतना डेवलप्ड नहीं था, जो ख़राब हो चुका है, कितना इसको मज़ीद? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारा ये है कि हमारी पूरे मुल्क की जो एक अप्रोच है टूवर्ड्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक बहुत रिस्पॉन्स सेंट्रिक अप्रोच है। हम कोई चीज़ आफत आ जाती है हम उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हैं, और उससे पहले का जो हमारा होमवर्क है वो कई दफ़ा सिर्फ कागज़ों तक महदूद रहता है। सो ये एक हमारी जनरली इंस्टीट्यूशनल हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं और सिस्टमिक इशूज़ हैं। तो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन और क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन यहाँ पे की वो इशूज़ हैं जिसको हमें आगे इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो आपने कहा कि रिकवरी में कितना टाइम लग सकता है, अनफॉर्चुनेटली जो अभी हम सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इट विल टेक सेवरल वीक्स, क्योंकि जो राइट बैंक ऑफ इंडस है सिंध के अंदर, वहाँ से पानी रिसीड होते हुए बहुत टाइम लग जाएगा। वहाँ पे एक ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, यानी वहाँ पे जो पानी के ड्रेनेज का सिस्टम है वो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो सारा जो पानी है उसको ड्रेन कर सके। तो वो दे आर लुकिंग एट समथिंग वेरी सिमिलर टू 2011 एंड 2010। कैपेसिटी मैनेजमेंट पर भी काम करना पड़ेगा और काम करना चाहिए। हरमीत भी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। जी हरमीत, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, जी डॉक्टर अहमद गुल साहब, हम देखें तो मॉडर्न दुनिया में इसे मिस मैनेजमेंट कहा जाता है, और पाकिस्तान में बात करें हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हमारे जो सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन या मजहबी हलकों के लोग हैं, तो सीधा इसको जोड़ लेते हैं हमारे गुनाहों के साथ। अब यहाँ पे अमूमन गरीबी गुनाहगार है। अब आपको नहीं लगता कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये जो अगर वो चाहते तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ वक्त पे अगर बर वक्त कार्रवाई होती या लोगों को कम से कम बावर कराया जाता तो बचाव हो सकता था, लोगों की जानें बच सकती थी? और मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो किस किस्म के इकदाम उठाए ताकि इस किस्म की चीजें जो आए, सैलाब आए या इस तरह आफात आए, तो उससे कम से कम कम से कम जो है वो जानों का ज़िया हो? एक हरमीत बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। एक कॉम्बिनेशन है जो हम कर सकते हैं, कोई एक सिंपल एक सोल्यूशन नहीं है। डिफरेंट इलाकों में जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट नौइयत का सैलाब आ रहा है, तो उन जहाँ पे वो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, और कहीं पे हमें इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस या इंजीनियरिंग अप्रोचेस लगानी पड़ेंगी, कहीं पे हमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की अप्रोचेस लगानी पड़ेंगी, और कम्युनिटी इंगेजमेंट हमें हर जगह पे करनी पड़ेगी, तब जाके हम इसका कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन कर सकते हैं। कोई एक लेट्स से टर्न की सोल्यूशन नहीं है, हम कहें कि बस ये हम कर दें और हमारे सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे।
और हमें जो हमारा एक रिएक्टिव माइंडसेट है उससे थोड़ा निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो जो रिएक्टिव माइंडसेट है वो पॉलिटिशियंस को भी सूट करता है, वो हर एक को सूट करता है एक तरह से, क्योंकि उसमें हम हीरोज़ नज़र आते हैं, हम पानी के अंदर खड़े होकर लोगों को राशन तकसीम कर रहे होते हैं। उस माइंडसेट से थोड़ा सा हमें निकलना होगा, और हमें यानी क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके नुकसान से बचने की प्लानिंग और जो अपनी डेवलपमेंट का जो हमारा प्रोसेस है उसके अंदर उसको पहले से ही इंटीग्रेट करना होगा। अच्छा जी, अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्रोटेक्शन रही हमारी इस हवाले से। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज की बात जो इजाज़त डॉक्टर साहब ने की है, बेसिकली वो ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज जो देखा जा रहा है, इसे बर वक्त अगर एड्रेस ना किया तो नुकसान जो हमने इस साल उठाया है वो डबल से ट्रिपल भी हो सकता है। तो इस हवाले से मज़ीद और बर वक्त इक़दाम करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इस तरह के नुकसान से या इससे ज़्यादा नुकसान से हम बचना चाहते हैं। तो एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स टॉक अबाउट यूथ एंड देयर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि पहले ये लेम एक्सक्यूज़ यंगस्टर्स की जानिब से बड़ी तादाद में दिया जाता था कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम काम नहीं कर सकते। जॉब का गिला शिकवा तो हर दूसरे और तीसरे बंदे की ज़बान पर ज़रूर होता था। लेकिन अगर आज की बात करें, सो वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड वी हैव एवरीथिंग ऑन अ सिंगल क्लिक। लेकिन ये क्लिक जो है, अब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके तरक्याती मनसूबों की बात की जाए, अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए, तो अगर अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ रियली गुड। लेकिन अगर नहीं है तो हमारी यूथ ऐसी है कि अब उसने अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना शुरू कर दी हैं, इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गए हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, तो बहुत सारे आइडियाज़ लेकर इस वक्त नौजवान फील्ड में मौजूद हैं, जो अगर इंतज़ार कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट का या एक छोटे से आइडिया से बड़ा सा एम्पायर खड़ा करने का। तो जो यूथ मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर इंटरेस्ट ले रही है, ये क्या सोच रखते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ फ़हद शहबाज मौजूद हैं, बेसिकली बानी यूथ जनरल असम्बली हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर भी हैं। इनको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सर कहिएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, या चले हम तरक्याती मनसूबों की बात कर लेते हैं, नौजवान नस्ल के पास इस वक्त टैलेंट भी है, जो कि शुरू से कहा जाता था कि पाकिस्तान के पास काफ़ी ज़्यादा है यूथ में, लेकिन अब मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं। दे आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और बस एक जंप चाहिए होता है उनको टू स्टार्ट। आपको क्या लगता है कि नौजवानों को इस वक्त जिस चीज़ की कमी है वो क्या है? मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट और समथिंग एल्स। देखें, डिजिटल दौर में रहते हुए जब हम बात करते हैं, ख़ास तौर पे पोस्ट कोविड एरा की जब हम बात करते हैं, तो देखते हैं कि इस जनरेशन ने किस तरह से टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन की है। पहली बात। दूसरी बात ये कि मसला सारा दुरुस्त समत का है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई। मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ेडरल हुकूमत की तरफ से जो एक वफाक की सतह पर पॉलिसी थी वो आखिरी मरतबा 2008 में आई, और उसके बाद जो पंजाब हुकूमत की तरफ से पॉलिसी थी वो 2012 में आई। अब होता क्या है कि हर मिनिस्ट्री के साथ एक डिवीज़न कायम होती है जो उस मिनिस्ट्री की रेगुलेशन देखती है और उसके जो इम्पैक्ट होने वाले अफराद हैं उनका जायज़ा लेती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है जिसमें हमारे पास ख़ास तौर पे यूथ डिवीज़न मौजूद नहीं है। तो एक जब नौजवानों के लिए जो अपडेटेड पॉलिसी है वो नहीं हमारे सामने आएंगी, तो फिर हम देखते हैं कि हमारे नौजवान जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं या दीगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, या इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो दीगर शोबा है ज़िंदगी है उनकी बात करते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्शन लेस दिखाई देते हैं। तो हुकूमत को किरदार अपना अदा करना होगा। यहाँ पे मैं एक हवाला दूंगा UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 का, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 2048 तक के जो आम इंतखाबात होंगे उसमें यंगस्टर्स ही फैसला करेंगे कि पाकिस्तान की जो भाग तोड़ है, पाकिस्तान की क़यादत है, वो किसके हाथ में देनी है। तो बुनियादी तौर पर यही मसला है। अभी हाल ही में नेशनल यूथ कमीशन का क़याम अमल में आया है। अगर उसके तहत इस तरह की पॉलिसी वाज़े हो जाती हैं जिसके तहत नौजवानों को इन्वेस्टमेंट के मौक़े और उसके साथ साथ दीगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, तो ये जो हमारे पास 60% से ज़्यादा नौजवान हैं, ये एक सही डायरेक्शन में रहते हुए मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकेंगे। अच्छा फ़हद, ये कहिएगा जैसे कि आप कह रहे हैं सारी सिचुएशन में कि लास्ट टाइम इन सारी पॉलिसीज़ को 2012 में अपडेट किया गया, इट्स बीन सो लॉन्ग, मतलब एक काफ़ी एक लंबा अर्सा जो हमने ऐसे गुजार लिया बगैर किसी सरपरस्ती के। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करें, स्पेसिफिकली प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। आपने कहा कोविड में वो फाइनली स्विच टू डिजिटल पाकिस्तान,
हमने कर लिया, ई कॉमर्स की बात करते हैं, बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब नौजवानों के लिए है, लेकिन गवर्नमेंट इदारों में इन अपॉर्चुनिटीज़ को या यंगस्टर्स के टैलेंट को पॉलिश करने के लिए भी पॉलिसीज़ आपको नहीं लगता होनी चाहिए, या डायरेक्शन के अलावा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि ये लोग आकर इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ कर सकें, कुछ इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए? दीगर जो कंट्री हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत और जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं उनको दौरान तलीम ही रोज़गार फराहम किया जाता है, और मुख्तलिफ जो कंपनीज़ होती हैं, इदारों से जो हाई अचीवर्स होती हैं उनको ले जाके ट्रेन करती हैं और उसके बाद मुस्तकिल तौर पे उनको अपने साथ रख देती हैं। अब हमारे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये अब रवाज आम हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ सरकारी इदारों में कोई ऐसी सरपरस्ती मौजूद नहीं है जिसमें जो हमारे पास एक यूथ बल्ज मौजूद है, जो हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए वहाँ पे कोई हम एक अच्छी गुंजाइश निकाल नहीं पा रहे। और जब हम बात कर रहे थे ना ये यूथ पॉलिसी की, तो 2020 के कोविड के बाद जब टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन आई है तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। तो उसके बाद जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है वो भी काफ़ी हद तक तब्दील हो गया, और पब्लिक पार्टनरशिप प्राइवेट के साथ साथ जो एक प्लेसमेंट का मॉडल है वो भी काफ़ी हद तक तब्दील हो गया। तो यूनिवर्सिटी को अपने एक जो निसाब है उसके साथ साथ ये जो बाकी लवाजमात हैं जिसमें मतलब जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज कल तो आप बात सुनते हैं कि आपके अगर कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाती है। आजकल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आपके मार्केट में लोग बैठे हैं जो इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन अगर ये जो 4 साल की एजुकेशन है, इस दौरान एक बुनियादी ट्रेनिंग मिल जाए और इस दौरान इस तरह की एक्टिविटीज़ का इनकाद होता रहे, तो बेहतर है कि आने वाले वक्त में एक मौसर और एक इफेक्टिव तरह से नौजवानों को पाकिस्तान मिल सकता है। कहने का मतलब ये कि आप थ्योरेटिकल और एकेडमिक अप्रोच के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच को भी मेन फोकस रखेंगे तो चीज़ें आप ज़्यादा बेहतरी से आगे लेके जा सकते हैं। हरमीत भी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। जी हरमीत, बताइएगा। जी अच्छा, फहद शहबाज, आपने जिस तरह फरमाया अभी आप कुछ देर पहले कि नौजवान वाकई में इस मुल्क का सरमाया है, और अगर हम देखें कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाते हैं, हमने माजी की हुकूमत में भी देखा, लेकिन वो प्रोसेस इतना मुश्किल होता है। नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बेरोजगारी की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है। अब अगर हम देखें बैंक के हवाले से यूथ लोन जो था वो प्रोसेस आपने भी देखा होगा, बहुत सारे दोस्तों ने आपके किया भी होगा, लेकिन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस किस्म की रुकावटें खड़ी की जाती हैं कि वो हासिल करना या अपने पांव पर खड़ा होना मुश्किल से मुश्किल होता चला जाता है। आपको नहीं लगता कि कैसे मजीद ऐसे क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए ताकि यूथ जो है कम से कम इसका इस्तेमाल हो सके, ये जो सरमाया है, ये कीमती सरमाया है, और इसको बरकरार रखा जा सके? देखिए हरमीत, सबसे पहले तो ये है कि जब हम बात करते हैं ना कि एक कामयाब जवान स्कीम आई, उसके बाद जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई तो उन्होंने उसी स्कीम का नाम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम कर दिया। तो सबसे पहले कुछ ऐसी तरजीहात हैं जिस पे हमारी तमाम हुकूमतों को इत्तेफाक कर लेना चाहिए, जिसमें मईशत और ख़ास तौर पर नौजवानों के हवाले से जो मंसूबे हैं, जब आप बार बार नौजवानों के लिए पॉलिसियाँ तब्दील करेंगे, क्योंकि वो तो पहले से मायूस बैठे हैं, उन्हें पहले से डिग्री करने के बाद, लाखों की तालीम हासिल करने के बाद नौकरियां नहीं मिल रही, तो जब आप आए रोज़ उनके लिए इस तरह के मंसूबे लॉन्च करते हैं और उसके बाद उन मंसूबों को ठीक करने के बजाय उनके नाम तब्दील हो जाते हैं या कुछ नए मंसूबे शामिल हो जाते हैं, तो फिर ये एक सवालिया निशान है। जहाँ तक आपने बात की एक ये लोन स्कीम की, तो बड़ी हमारे पास हुकूमत के पास अपॉर्चुनिटी थी, बहुत मौके थे कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रहते हुए और जो गैर सरकारी कंपनीज़ हैं इनके साथ कोलैबोरेट करके नौजवानों को बेहतर तरह से मौके दे सकते थे लोन के, और इसके साथ साथ दीगर इक्विटी सतह पर इनको रोज़गार के मौके भी फराहम किए जा सकते थे। लेकिन तरजीहात में ये शामिल होना ज़रूरी है, चूँकि हमारी ये तरजीह रही नहीं। जब हम देखते हैं कि हमारे 60% से ज़ायद नौजवान जो हैं वो वोटर हैं, फिर हमें ये चीज़ याद आ जाती है। लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से तमाम हुकूमतों को इस पे इत्तफाक़ी राय रख के काम करना पड़ेगा, फिर ही हम बुनियादी सतह पर ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो मॉडल है इसको हम प्रमोट कर सकेंगे। अच्छा बींगा, आप मुझे बताएगा, चूँकि आप बानी हैं यूथ जनरल असम्बली के, तो अगर हम इस असम्बली की बात करें तो ये इसके रोल के बारे में, करैक्टर, मतलब अगर हम मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें,
उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या काम किया जा रहा है, वो किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करके अपने मुतालबात आवाम के सामने रख सकते हैं या हुकूमत के सामने रख सकते हैं, हम क्या प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उनको? इस मुल्क में जब कोई शहरी 18 साल का हो जाता है तो उससे पाकिस्तान के बाकायदा शहरी का दर्जा दे दिया जाता है। आप वोट डालते हैं तो आपके पास उम्र होती है 18 साल। अच्छा। लेकिन जैसे ही आपने असेंबली में जाने के लिए, पार्लियामान का मेंबर बनने के लिए इलेक्शन लड़ना होता है तो आपके पास आती है उम्र 25 साल। अब देखना होगा कि 2022 में इस डिजिटल दौर में हम कितना आगे आ चुके हैं। जो 28 से 25 साल के दरमियान जो नौजवान है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। तो आपने उनके लिए एक सवालिया निशान छोड़ दिया है, उनको आपने पॉलिसी में किसी तरह का हिस्सा नहीं दिया। तो हम ये काम कर रहे हैं कि 18 से जो 25 सालों के दरमियान जो नौजवान हैं उनका जो गैप है उसको कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो मुतालिबात हैं, ये जो उनकी मतबादिल पॉलिसीज़ हैं हुकूमत के लिए, उनको हम हुकूमत तक पहुँचाएँ, जिसमें हमें खातिर खा काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है। लेकिन ये आगाही है, ये बारिश का पहला कतरा है जो आहिस्ता आहिस्ता एक दरिया की तरफ जाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में जैसे ही हुकूमतें आती हैं तो हुकूमत के साथ जो अपोजिशन के अरकान होते हैं उनको, उनके हर मेंबर को आप शेडो मिनिस्टर का दर्जा देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ख़जाना का वजीर है तो मतबादिल तौर पर अपोजिशन में ख़जाना का वजीर होगा। लेकिन 75 सालों में हम कोई ऐसी एक शेडो कैबिनेट नहीं बना सके जो जायज़ और हकीकी मुतालबात पे पार्लियामेंट में आवाज़ उठा सके। तो यूथ जनरल असम्बली ने अपनी एक शेडो कैबिनेट बनाई है। इसी तरह से हमारी कायमा कमेटीज़ हैं जो हुकूमत की जो मतबादिल पॉलिसी है उस पर तनकीदी जायज़ा लेने के बाद हम एक मतबादिल और मौसर पॉलिसी पेश करते हैं। ठीक है फहद, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, बिकॉज आपने जो बातें की हैं वो यूथ के लिए और प्रोडक्टिव हैं और आप लोगों के लिए इतना सारा काम करने वाले वो लोग, दे नीड यू गाइस, क्योंकि अगर आप लोग इनके साथ मिलकर काम करेंगे, लिए अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो ही आपके लिए कोई कुछ कर सकता है। तो अपने लिए आवाज़ उठाएं ताकि आपको पता चले कि कौन से ऐसे हकूक़ आपके लिए पहले से मौजूद है, ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ है जो पहले से मौजूद है लेकिन आपको पता नहीं है। तो ये अवेयरनेस का जो फुकदान है इसे कवर अप आपने करना है। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, वापस आते हैं, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो शो बस ख़त्म होने ही वाला है, लेकिन काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि आपको कोई प्रोमो या कोई ट्रेलर नहीं दिखाया। अब्दुरऊफ साहब को ट्रेलर के टाइम पे हरमीत मैं बहुत मिस करती हूँ, बिकॉज उनके पास हॉलीवुड मूवीज़ का एक डिटेल तबसरा मौजूद होता है, तो मैं उन्हें ख़ास तौर पर इस पॉइंट पर आकर बहुत मिस करती हूँ। टू रीच द टॉप। और अच्छी बात ये है कि जो मैं इसके रिव्यूज़ में पढ़ी थी, हरमीत क्राकरम पर भी इसका शूट हुआ है और नेटफ्लिक्स ने ये ऐलान भी किया है कि फ़िल्म फेस्टिवल, जो पॉलिश फिल्म फेस्टिवल होते हैं, उनके जो मरकज़ी मेन ब्रॉडकास्ट होते हैं उसमें इसको मुकाबले में भी रखा जाएगा। सो ये बड़ी ज़बरदस्ती। हैव यू सीन सम क्लिप्स जो कि आपको करम के नज़र आ रहे थे? बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। वैसे अगर हम बिल्कुल जो विजुअल थे हमारे सामने, जो ट्रेलर चल रहा था, तो जाहिर बात है चैलेंज से भरी वो जाहिर बात है कि हम देखते हैं कि जितने भी हमारे माउंटेनियर हैं वो जब जाते हैं, और ख़ासकर ये इलाका जो है गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में, तो इस किस्म के बहुत सारे बाहर दुनिया से भी आते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज इस फिल्म में भी दिखाया गया कि बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को अबूर करना है तो बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ट्रेलर में दिखाया जा रहा है। वैसे रऊफ साहब होते हैं, आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत ज़्यादा अबूर है, हम दोनों से अच्छा तबसरा करते हो। और मुझे इतना ज़्यादा, मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ। एक वक्त था कि बहुत ज़्यादा फिल्में देखते थे हम लोग, अब तो हमें बहुत सारी चीज़ों के हवाले से सोचना पड़ता है कि भाई हाँ, ये फिल्म डिसाइड करेंगे कि अगर सिनेमा में लगती है तो टाइम मिले तो हाँ जाएंगे। हाँ, लेकिन रऊफ साहब की एक आदत ये है कि वो फिल्म के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। और आपको पता है वो एक और बात कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें अपने व्यूअर्स को ये बात नहीं चाहिए, वो कहते हैं कि हमेशा इस तरह की मूवी को, थ्रिलिंग मूवी को देखने का मज़ा सिनेमा हाउसेस में ही आता है, बिकॉज वहाँ पर डिजिटल साउंड होता है, वहाँ बड़ी स्क्रीन होती है। तो इस तरह के मूवीज़ को आप घर पे या नेटफ्लिक्स पे देखने की गलती ना करें, जाएँ, टिकट खरीदें और जाके सिनेमा में देखें, बिकॉज वहाँ जो डिजिटल वॉइस आपको मिलती है वो आपको कहाँ पे आपके छोटे से एंड्रॉयड फ़ोन पे मिलेगी। लेकिन हम बार बार जब ये ट्रेलर दिखा रहे हैं तो मतलब हम खुश हो जाते हैं जब कोई भी कराकरम की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, हमने बहुत सारे चाइनीज़ जापानीज़ सिंगर्स को देखा है कि उन्होंने पाकिस्तान में आके शूट किया है और वॉल्ड सिटी लाहौर में शूट किया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें खुशी होती है इस चीज़ की कि पाकिस्तान में ऐसे मकामात मौजूद हैं जिन्हें हॉलीवुड मूवीज़ कवर करती हैं और जिन्हें कवर करने के लिए यहाँ पर बाकायदा शूट प्लान किए जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। सोहा के सबसे बड़ा मसला जो है ना, उसको इसकी प्रोजेक्शन है वो उसी तरह नहीं हुई है। अगर होती तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, आप तो एक तो मौसमों की बात की जाए, फिर इस किस्म के इलाकों की बात की, जिस तरह खूबसूरत मनाजिर है,
जो वहाँ पे अगर आप हिस्टोरिकल जाएं, तारीख़ पे अगर आप जाते हैं तो तारीख़ी मकामात इतने ज़्यादा हैं आपके पास कि बहुत कुछ मवाद वहाँ से भी निकल सकता है। फिर इस तरह आपके पास ऐसे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ टूरिज़म के हवाले से अगर आप जाते हैं तो उस किस्म की चीज़ें भी निकल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात अब तो ये हम देख रहे हैं कि ISPR के साथ साथ दीगर जो सोशल मीडिया आ गया है, फिर बैनुल-अक़वामी जो व्लॉगर हैं, जब से वो उनका रुझान बढ़ा था पाकिस्तान की ओर, तो उससे ये हुआ था कि बहुत सारे लोग जो है वो आते थे। और आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारे गाने जो हैं या फिल्मों का ये जो फिल्में यहाँ पे शूट होती है तो कहीं ना कहीं खुशी तो ज़रूर होती है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और ये खूबसूरती एक बात ये भी कि वी हैव सो मेनी प्लेसेस और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बिल्कुल अनटच हैं अभी तक। तो आप ज़रा ख्याल किया करें जब जाते हैं तो इतना कीमती एहसास हमारे पास जो इन एरियाज़ की सूरत में मौजूद है, इसका ख्याल करें। सो वी आर डन विद आवर शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा रखें ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।